इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं आज। कुछ पता है इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? हम्म, क्या? नहीं, नहीं, चार्ज की होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप की होगी इलेक्ट्रिसिटी, एक तो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एक तो क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी बोलते हो स्टैटिक लग गया, या बोलते हो करंट लग गया? करंट ही लगता है ना। अगर मान लो चार्ज मोशन के अंदर है, इफ द चार्ज इज इन मोशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अगर चार्ज रेस्ट के ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ये चीज समझ में? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, स्टैटिक मतलब है कि जब हम किसी भी चार्ज की स्टडी करते हैं जो चार्ज रेस्ट पे हो। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज रुका हुआ है, मतलब अकेला चार्ज अगर रुका हुआ है, रेस्ट पे है चार्ज, तो भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करेगा किसी और चार्ज के साथ, रिपेल करेगा किसी और चार्ज के साथ, हो तो गा ना, चार्ज अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि जो भी चार्ज है उसकी अगर मान लो रेस्ट के ऊपर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वही चार्ज मोशन में आ जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है। हाँ, ये चीज समझ में आई। ठीक है। नहीं नहीं, एक बात बता, जैसे मान लो अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, एटम होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स तो एटम ही होते हैं। अब एटम के अंदर जो फ्लो करते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज समझ में आई? एटम के अंदर जो फ्लो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, लेकिन जो रुके होंगे स्टार्टिंग में रुके होंगे वो क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के अंदर ही होते हैं। अब होगा क्या, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूव करने वाले वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर पा रहे हैं, मतलब वो चार्ज को फ्लो करवा पा रहा है। और अगर चार्ज को फ्लो करवा पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर से मैं बोल सकता हूँ कि उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। और अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, इसका मतलब उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ये चीज समझ में आई? अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट कर लेगा तो कंडक्टर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा, मतलब फ्लो नहीं करवा पा रहा ना। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं होते, चार्ज होते हैं, लेकिन फ्लो नहीं कर रहे वो। समझ में आएगी नहीं चीज? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर और इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर क्या होते हैं? हाँ, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर्स विच अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू देम। ठीक है, जिसके जिस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें से फ्लो नहीं कर पा रहे उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इंसुलेटर, अब मैं वुड की बात करूं, वुड भी इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल हैं वो भी सारे इंसुलेटर्स ही होते हैं। अब कॉपर भी, कॉपर एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टर है। अब अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम में से भी करंट फ्लो कर जाता है, कॉपर में से करंट फ्लो करता है, वुड में से भी नहीं करता, वॉल में से भी नहीं करता, ग्लास में से भी नहीं करता, और किसी प्लास्टिक या किसी और चीज में बोलूं उसमें से फ्लो नहीं करता। अब जिसमें से करंट फ्लो करता है, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर मैं कॉपर में से करंट फ्लो कराऊंगा तो भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, अगर मैं एल्यूमिनियम में से कराऊंगा उसमें भी उतना ही फ्लो करेगा। ऐसा नहीं होता ना, डिपेंड करता है उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे भी। ठीक है, तो फ्लो सभी में से करेंगे, लेकिन किसी में बहुत कम अमाउंट में करेगा, किसी में बहुत ज्यादा अमाउंट में करेगा, बहुत तेजी से करेगा। जैसे कॉपर, या सिल्वर की बात करूं, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से करंट फ्लो करता है उसमें से। कॉपर में बहुत अच्छे तरीके से करंट फ्लो करता है, एल्यूमिनियम में थोड़ा सा कम करता है, स्टील में थोड़ा सा और कम करता है। ये चीज समझ में आ रही है? वुड के अंदर से करता ही नहीं है, हैं? स्टील, स्टील, स्टील,
स्टीम नहीं स्टील, ये चीज समझ में, ठीक है। तो अब वो उन सब की प्रॉपर्टीज होती हैं खुद की, किसी के अंदर से बहुत जल्दी करंट फ्लो कर जाता है, किसी के अंदर से बहुत कम करंट फ्लो करता है। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक नॉर्मल सा सर्किट बनाऊं, ठीक है, सर्किट कैसे बनाए हमने, किसी भी सर्किट को बनाने के लिए नॉर्मल से क्या चाहिए होगा, एक तो एक कोई ना कोई रेसिस्टर चाहिए होगा, ठीक है। रेसिस्टर, रेसिस्टर मतलब कोई ना कोई लोड, जैसे टीवी, अब तुम डायरेक्टली अगर करंट को फ्लो करवाना चाहो तो दोनों प्लस और नेगेटिव को मिला थोड़ी दोगे डायरेक्टली, उसके बीच में कुछ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करोगे ना, जैसे फैन है, फैन तुमने लगा दिया बीच में, एक रेसिस्टर का काम कर रहा है, टीवी है, टीवी रेसिस्टर का काम कर रहा है, एसी रेसिस्टर का काम कर रहा है, ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी, ये सब क्या कर रहे हैं, रेसिस्टर का काम कर रहे हैं। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिखो, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब मैं सर्किट अगर कंप्लीट करूं तो कोई ना कोई तो फ्लो करवाने के लिए हमारे पास बैटरी भी होगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी, एक से ज्यादा सेल इज कॉल्ड एज बैटरी, ठीक है। अब ये रेसिस्टर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, ठीक है भाई। आज से 150-200 साल के पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम पे क्या होता है कि जो साइंटिस्ट सोच पा रहे थे वही सोच पा रहे थे कि हर एक चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही है। भाई अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे अपने आप आती है, टंकी से पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, तुम इस मार्कर को अगर छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा। मतलब अगर किसी बॉडी को मुझे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे शिफ्ट करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके पास इतनी एनर्जी होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो ऑटोमेटिकली नीचे मूव करेगा। समझ में आएगी ना चीज, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा फ्लोर है, अब फ्लोर के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे पानी गिरा दिया, गिराता जा रहा हूँ गिराता जा रहा हूँ, तो जो पानी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, लेकिन फ्लो तो करेगा जहाँ पे सबसे लोअर पोटेंशियल होगा, ऑटोमेटिकली फ्लो करता रहेगा वहां पे। लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है, मान लो सरफेस तुम्हारे इस टाइप का है, जैसे तुम कहीं रोड पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो रोड किस टाइप की होती है, कुछ ऐसी होती है रोड, ऐसी नहीं होती रोड, इस टाइप की होती है थोड़ी सी, मतलब एकदम स्ट्रेट कभी भी नहीं होती, वो हमेशा थोड़ी सी बैंक्ड रोड होती है। अब यहाँ से भी गाड़ी चल रही है, वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन यही है ना, एक तो थोड़ी सी ग्रिप बनी रहे, बाकी तुम पढ़ोगे 11th क्लास में जब टर्न लेती है ना गाड़ियाँ, तो टर्न की वजह से भी इसको थोड़ा सा बैंक किया जाता है। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि मान लो अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश वारिश आ रही है तो सारा का सारा ये एकदम क्लीन रहे, साइड से निकल जाएगा, ये भी सोच सकते हैं, समझ में चीज, ठीक है। वैसे रोटेशन के लिए होता है कि जब कर्व करेंगे, या नॉर्मल कभी भी तुम देखोगे जब फ्लोर जो रूफ बनती है, छतें बनती हैं, वो कैसे बनती है, वो इस तरीके से बनती है ना कि मान लो टॉप व्यू अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, टॉप व्यू तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन जब इस पर ड्रॉप्स गिरेंगी ना, तो गिरेंगी यहाँ पे होता है बाहर निकलने के लिए पानी का पाइप वगैरह लगी होती है, तो जहाँ पे पानी गिरे वो सारे के सारे पानी का फ्लो कहाँ पे आएगा, इस तरफ होएगा अपने आप ही। मतलब ये सारे के सारे ये सारे पॉइंट किस पे हैं, हायर पोटेंशियल पे हैं, ये थोड़े से टिल्ट हो रखे होते हैं, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, तो अगर तुम इसको बंद भी कर दोगे ना ऐसे, तो सारा पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है, तो यहाँ पे भी यही सोचा कि भाई भाई पोटेंशियल होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, हाँ मतलब वो बोल सकते हैं, तो पोटेंशियल भी इसी तरीके से बोलेंगे। अगर मान लो मैं उसमें इस कंटेस्ट में बोलूं, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में बोलूं मैं, तो भाई है तो एनर्जी वो भी, समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, भाई एबिलिटी जो है उसके काम करने की तो वही होगा ना कि कितना उसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कि भी वी होता क्या है, ठीक है, कि कितना वो वर्क डन कर रहा है चार्ज को मूव करवाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
है, रेसिस्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हाँ ज्यादा फ्लो नहीं करे, मतलब कितना भी फ्लो करे रुकेगा, रुकेगा ही करंट को, रुकेगा नहीं मतलब रुकने की कोशिश, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, स्टॉप नहीं करेगा, रेसिस्ट करेगा, हिंड्रेंस लगाएगा। क्या वोल्ट कम हो जाएगी, यहाँ पे तो 0 वोल्ट है ना, अगर मैं नेगेटिव को 0 बोलूंगा, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट के बीच में है। अब एक बात बता, एक तरफ हाइयर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल, तो बॉडी कहां से कहां मूव करेगी, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे। अभी हम मान रहे हैं कि ये हाइयर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, तो क्या मूव करेगा इसके अंदर, इसमें पानी थोड़ी मूव करेगा, इसमें चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज इसके अंदर से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइयर है यहाँ पे लोअर है, ये यहाँ पे जाना चाहता है, तो इस रेसिस्टर के अंदर से फ्लो करेगा। और रेसिस्टर के अंदर से अगर चार्ज फ्लो करेगा तो जो चीज जो रेसिस्टर है वो वर्क करेगा ना। जैसे फैन के अंदर से अगर मान लो कोई करंट फ्लो करे तो फैन वर्क कर रहा है, टीवी के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो टीवी के अंदर जितने भी होंगे वो सारे के जितने भी अपने अंदर जो भी रखा होगा, बहुत सारे कैपेसिटर हो गया या वायर्स हो गए, सब वर्क करना शुरू करेगी। फ्लो कम नहीं करता तो उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर तुमने डायरेक्टली कर दिया तो इतनी फास्ट करी, अगर मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया ना तो इतनी तेजी से करंट फ्लो करेगा कि ये वायर जल जाएंगी। हाँ हाँ, समझ में क्या चल रही है 50 वोल्ट। भाई वोल्ट इज पोटेंशियल। एक बात बता, मैं ये बोलूं कि भाई पोटेंशियल का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लो मैं बोलूं कि तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल है तुम्हारे पास, ठीक है ना, कि तू यहां से यहां तक ये काम कर सकता है। अब मान लो तेरे सामने हिंड्रेंस ही कुछ ना आए। अब एक बात बता, जब कुछ हिंड्रेंस है तू काम कैसे करेगा, मान लो मैं तेरे को बोलूं कुछ भी XYZ कुछ तो काम करेगा। जैसे तेरे को स्टेयर्स पे चढ़ना है, अब स्टेयर्स पे चढ़ने के पास मैं तुम तीनों में कंपटीशन लगा दूं कि स्टेयर्स पे तुम्हें 3rd फ्लोर तक जाना है, तो कोई जल्दी जाएगा, कोई धीरे जाएगा, कोई बहुत धीरे जाएगा। अगर एक मान लो कोई ओल्ड पीपल आ गए यहाँ पे तो स्टेयर्स तक चढ़ ही नहीं पाएगा, हो सकता है। ये चीज समझ में आई? तो वो एक तरीके से तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा हुआ तो तुम क्या करोगे, ऊपर तक पहुंच जाओगे। पोटेंशियल अगर कम हुआ तो आराम से नहीं भी पहुंच पाओ, नहीं भी वर्क कर पाए। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल अगर इतना हुआ तो ये वर्क करेंगे अप्लायंसेस, अगर पोटेंशियल मैंने कम कर दिया तो वर्क ही नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हो सकता है धीरे करें। पहले के टाइम पे विलेजेस में क्या होता था कि ना 2-3 टाइप की बिजली आती थी। कैसे आती थी, एक तो आती थी 110 वोल्ट की, एक आती थी 440 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही 110 वोल्ट की, तो पंखा 5 नंबर पे चलता है ना, 5 मार्किंग होती है उसमें, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने फुल भी कर दिया ना, फुल करने के बाद भी वो आराम आराम से घूम रहा है, ठीक है। एसी तुम लगा रहे हो, एसी काम ही नहीं कर रहा, उसके अलग अलग से तुम्हें वोल्ट मीटर लगाना पड़ रहा है ताकि उसकी वोल्टेज बढ़ाई जाए, स्टेबलाइजर जिसे बोलते हैं, स्टेबल करके रखे वोल्ट को। तो अगर तुम उसको करोगे भी तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। फिर 220 पे तुमने चलाया तो 220 पे नॉर्मल अलग तरीके से वर्किंग करी सबकी। फिर तुमने 440 पे चला दिया, 440 पे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ही उड़ गए, बल्ब बल्ब का बल्ब ही फ्यूज हो गया, फैन चल रहा था फैन के अंदर से तार जल गई, टीवी चल रहा था टीवी ब्लास्ट हो गया। पहले होता था ये सब चीजें। अगर 440 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी घर के अंदर अगर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बल्ब वगैरह ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाते थे। आजकल तो एलईडी यूज होती है। बल्ब येलो कलर के बल्ब देखे, देखे नहीं, येलो कलर के नहीं देखे, ठीक है। येलो कलर के भी एक बल्ब होता है, फिलामेंट बल्ब जिसे बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे वो भी, ठीक है। तो वो फ्यूज हो जाते थे क्योंकि उसके अंदर फिलामेंट इतने ज्यादा करंट आता है, हीट करके वो ब्रेक हो जाता था बीच में से। आजकल तो इनमें फ्यूज आने लग गए एलईडी वगैरह में। पहले के टाइम पे टीवी हुआ करती थी, टीवी उतने बड़े बड़े डब्बे वाले, आजकल तो पतली सी एलईडी आती है ना, पहले डब्बे वाले टीवी होते थे। डब्बे वाले टीवी के अंदर क्या होता था कि जो वायरिंग होती थी वो जल जाती थी सारी। आजकल तो फ्यूज लगाने लग गए इसमें ताकि फ्यूज उठ जाए और पूरा का पूरा अप्लायंस बच जाए, पहले ऐसा नहीं होता था। समझ में पोटेंशियल मतलब समझ में? तो पोटेंशियल ये बताता है कि कितने तरीके से, अब ये रेसिस्टेंस है, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तेरे को कुछ काम करना है तो कुछ तो काम करेगा ही। खड़े खड़े एनर्जी कंज्यूम कैसे करेगा, बैठे बैठे भी एनर्जी कंज्यूम होती, वो बात अलग है। अगर मैं बोलूं जब तक तूने कुछ काम ही नहीं किया, जब तक किसी को वर्क ही नहीं करवाया तो फिर फायदा क्या उसका, नहीं है समझ में? ठीक है कि नहीं है? ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज कैसे? हाँ, रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, बिल्कुल होगा। चार्ज का अगर मान लो, हाँ ये बोल सकता है कि रेसिस्टेंस पहले 10 ओम का था, अब 20 का कर दिया तो करंट कम हो जाएगा, 40 का कर दिया तो और कम हो जाएगा, 60 का कर दिया और कम हो जाएगा, लेकिन होगा तो
फ्लो तो करेगा, बस रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होगा। तेरे सामने, तेरे को मैंने बोला तेरे अंदर 1000 जूल एनर्जी है, 1000 जूल का पोटेंशियल है, तो तेरे पास तो 1000 ही रहेगा ना। तेरे सामने जो हिंड्रेंस है वो अगर बढ़ गई, वो अगर इंक्रीज होगी तो तेरे लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, लेकिन तेरे पास तो 1000 ही रहेगा ना। तो ये थोड़ी बोलेगा कि अगर तेरे सामने डिफिकल्टी बढ़ गई तो तेरे पास 500 जूल अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा कभी होता है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा। अब अगर ये बढ़ेगा तो इसका फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन ये कम होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा उसके पास। समझ में आई चीज? ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी। हर एक चीज जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करता है, ठीक है। तो अगर, हाँ, तो अगर मान लो मैं बोलूं कि फ्लो ऑफ करंट जो रहेगा वो कहां से कहां रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फ्लो क्या करते हैं, एक्चुअल में फ्लो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्लो कहां से कहां होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बाय कन्वेंशन हम इसको मानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअली होता क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये चीज समझ में? तो एक्चुअली वाला तुम्हें याद करने की जरूरत है, तुम्हें बस यही मानना है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई डाउट? समझ में आएगी ना चीज? ठीक है। तो इस तरीके से करना चीजों को। अब अगर आगे मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, आगे मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये पोटेंशियल था कि कितना पोटेंशियल है, ठीक है, हाँ बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। हाँ तो एनर्जी सप्लाई करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, अगर मान लो बराबर का बराबर अगर दोनों में चार्ज हो गया तो फिर फ्लो करना बंद कर देगी धीरे धीरे। बैटरी में होता है किसी भी दो पॉइंट के अंदर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, भाई उसको हमने बैटरी बोला, वो डीसी सप्लाई, ये भी तो एक तरीके का वही है, इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ नेगेटिव है यानी कि जीरो पोटेंशियल होगा जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, एक तरफ होगा लाइव वायर जिसको हम क्या बोलते हैं, 220 वोल्ट। समझ में आएगी नीचे? एनर्जी तो कहां से है इसमें लिंक? हाँ हाँ बोल सकता है, हाँ बोल सकता है कि भाई हाँ इसके पास जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी इसके पास, बोल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, अब इसमें चार्ज को फ्लो करवाया जा रहा है, चार्ज को फ्लो करवाया जा रहा है। अब जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं वी से डिफाइन करूं, ठीक है, वी होगा क्या कि भी टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है एक मतलब चार्ज को मूव करवाने में पर यूनिट चार्ज, यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी चार्ज चार्ज चार्ज, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद ना डाउट पूछना, ठीक है, बीच में थोड़ा सा होता है। अब देख हमने क्या बोला, डब्ल्यू को क्या, डब्ल्यू क्या होता है, एनर्जी होएगा, ठीक है। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मान लो हमने थोड़ा सा चार्ज लिया, उसको फ्लो करवाया, कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब W के एनर्जी, एनर्जी कैसे यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी कैसे यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है। अगर मैं V की बात करूं, V है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वोल्ट, क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। ये चीज समझ में? अब अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, ये चीज समझ में? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, कूलम, ठीक है। कभी कभार तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, कि भाई 1 वोल्ट तुम कैसे डिफाइन करोगे। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि भाई एनर्जी कितनी कंज्यूम होनी चाहिए, 1 जूल, कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 चार्ज नहीं 1 कूलम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि भाई 1 जूल ऑफ एनर्जी इज 1 joule of energy is consumed in flowing a charge of 1 coulomb from point A to B, then the potential difference between A and B is 1 volt. मान लो अगर मैंने
दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट है ये वाला, एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये चीज समझ में आई। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे मैंने 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया, 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाने में मेरी 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई, ठीक है। तो यानी कि अब ये डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूं तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस को कम कर दो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को इतना रखना है कि ये, क्योंकि इनके अंदर भी तो पोटेंशियल होता है इस, नहीं चार्ज तो हमें 1 कूलम फ्लो करवाना है ना, 1 कूलम चार्ज को जब मैं फ्लो करवा रहा हूँ, जैसे मैंने 1 एनर्जी कंज्यूम कर ली, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में, तो जिन दो पॉइंट के बीच में मैंने 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली, उन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहने वाला है, 1 वोल्ट रहने वाला है। समझ में आएगी ना चीज, कोई डाउट है? हाँ हाँ, ये देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 जूल हमें एनर्जी कंज्यूम करनी है, कब, जब हम 1 कूलम चार्ज को ले रहे हैं, उसको फ्लो करवा रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि 1 कूलम को एक साथ लेंगे फ्लो करवाएंगे, फ्लो करवाते जा रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने 1 कूलम चार्ज फ्लो करवा दिया ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवा दिया, जो 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है उस फ्लो करवाने मेरी 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुए, तो उन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 1 वोल्ट रहने वाला है। समझ में आएगी नहीं चीज? अब कोई डाउट है इसके अंदर किसी को भी? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन लिख लो। इसको ये बोल सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी पर यूनिट चार्जेस और अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी भी डेफिनेशन लिख लो, पेपर में बहुत बार पूछेंगे तुमसे, 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। ऐसा यूनिट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की तो ऐसा यूनिट वोल्ट होती है ना, ठीक है। when 1 joule of energy is when 1 joule of energy is used in moving a charge of 1 coulomb between the points between the then potential difference is said to be 1 volt। ठीक है, सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। हाँ, कूलम चार्ज यूनिट, ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं करंट क्या होता है। करंट की बात करते हैं। करंट को किससे डिफाइन करते हैं? आई से, ठीक है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो हमने क्या बोल दिया, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, ठीक है। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया में ले लेते हैं,
वायर को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। अब मैंने क्या ले लिया, कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब परपेंडिकुलर एरिया। जैसे मान लो ये वायर ऐसे चल रही है, तो अगर इसको यहाँ से बीच में से कट करूंगा तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्लो तो इसके अंदर से कर रहा होगा, तो ये इसके अंदर से फ्लो कर रहा होगा ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। हाँ मतलब कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले सकते हैं, समझ में आएगी नहीं चीज, ठीक है। अगर मान लो ये तो एंड हो गया ना, इसको पूरी वायर को अगर आगे बढ़ा दें तो किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, परपेंडिकुलर एरिया को ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, समझ में आएगी नहीं चीज, ठीक है। अब मैं अगर करंट की बात कर रहा हूं तो करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज फ्लो तो कर रहा है लेकिन किस रेट से फ्लो कर रहा है वो करंट होता है, किस रेट से फ्लो कर रहा है वो करंट होता है। अब करंट को अगर मैं आई से डिफाइन कर रहा हूं तो इसको मैं ये बोलूंगा कि आई होगा क्या, रेट ऑफ, किस रेट से मतलब टाइम के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ लिंक होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम किस रेट से चल रहे हो, दैट इज योर स्पीड, किस रेट से तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। समझ में आ गई चीज। अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि तुम 1 मिनट में 10 मीटर चल रहे हो, ज्यादा कम हो गया, ठीक है, 1 मिनट में तुम 100 मीटर चल रहे हो, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चलोगे, 6 किलोमीटर। समझ में आएगी ना चीज, ठीक है। तो जो तुम्हारी स्पीड आएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। तुमने अगर स्पीड बढ़ा दी तो 7 किलोमीटर भी हो सकती है, और स्पीड बढ़ा दी तो 8 किलोमीटर भी हो सकती है। तो टाइम से तो उसका लिंक रहेगा ही ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम में तुम कितना चल पा रहे हो, वो स्पीड बता रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में तुम कितना करंट फ्लो करवा, कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हो, वो करंट होता है, ठीक है। करंट को बढ़ाने का तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी। जो आई रहेगा वो क्या रहेगा, करंट रहने वाला। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। टाइम की एसआई यूनिट क्या रहेगी, सेकंड्स, और इसकी तो पता ही है, कूलम, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से तुमने कितना चार्ज फ्लो करवाया, तुमने चार्ज फ्लो करवाया लेट से 100 कूलम, किसी दूसरी बॉडी में से भी तुमने सेम ही करंट फ्लो करवाया, सेम ही चार्ज फ्लो करवाया 100 कूलम, पहले वाले में से भी ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। नहीं वो आसानी से फ्लो कर जाएगा, डिफरेंस कुछ नहीं पड़ेगा, करंट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस कम हो जाता है बस, उससे और कुछ नहीं होता। अब मान लो मैंने बोला 100 कूलम ऊपर से चार्ज फ्लो करवाया, 100 कूलम नीचे से चार्ज फ्लो करवाया, तो करंट फर्स्ट में ज्यादा होगा, सेकंड में ज्यादा होगा, दोनों में बराबर होगा, ये कांट से। क्यों, सेम रेसिस्टेंस है दोनों का, तो टाइम से क्या होएगा, भाई 100 कूलम चार्ज फ्लो करवाया ना। अब मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि जो ऊपर वाले में 100 कूलम चार्ज फ्लो करवाया है वो करवाया है लेट से 100 सेकंड्स में, ये करवा रखा है 0.1 सेकंड्स में, तो कोई डिफरेंस है दोनों में, ज्यादा करंट किस में होगा, 100 सेकंड वाले में, 0.1 सेकंड वाले में, 0.1 वाले में कितना होगा, 100 होगा, कितना होगा, समझ में आएगी नहीं ये चीज, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि 100 कूलम चार्ज इसमें से फ्लो किया, 100 कूलम चार्ज इसमें से फ्लो किया, लेकिन इसके अंदर आएगा 1 एम्पेयर का करंट, इसमें आएगा 1000 एम्पेयर का करंट, तो सोच के देखो तुम्हारी बॉडी को जो इफेक्ट मिलता है ना वो करंट से मिलता है, ना कि चार्ज से मिलेगा। अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से चाहूं कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से लेट से 1000 कूलम का चार्ज पास करना चाह रहा हूं, मैंने तुम्हारी बॉडी से 1000 कूलम का चार्ज पास कर दिया, लेकिन कितनी देर में, 1 दिन में पास किया, 10 दिन में पास किया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो तुम्हें तो फील ही नहीं हो रहा।
लेकिन वही 1000 कूलम का चार्ज किसी और बॉडी के अंदर से ट्रांसफर किया, लेकिन 1 सेकंड में ट्रांसफर किया, तो गया। समझ में आया कि नहीं चीज? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का? तो टाइम डिपेंडेंसी किसी कैसी हो रही है करंट के ऊपर। तो करंट ये नहीं बताता कि तुम्हारी बॉडी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, करंट ये बता रहा है कि वही चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर हुआ है। जितनी कम टाइम में चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, करंट रहने वाला है। और जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ही तुम्हें इफेक्ट भी दिखेगा। समझ में चीज? हाँ, टाइम इज इन सेकंड, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है हर चीज को। मिली एम्पेयर में कुछ भी देर का हर एक चीज को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना ही करना। ठीक है, अब यहां पे मुझे 1 कूल एम्पेयर की डेफिनेशन बताओ। वायर नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, when 1 coulomb of charge is passed through any cross section area 1 second, then the current is said to be 1 ampere। समझ में आएगी ना चीज? कोई डाउट? ठीक है, तो ये तो हो गया करंट। अब बात करते हैं चार्ज की, Q। ठीक है, 1 coulomb of charge is passed through the when 1 coulomb of charge is passed through the cross section area in 1 second, any cross section area लिख देना। 1 coulomb of charge is passed through any cross section area in 1 second, then current is said to be 1 ampere। in 1 second। then current is said to be 1 ampere। हो गया? अब चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, कि कूलम होता कितना है। ठीक है, कूलम होता कितना है, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। भाई जो Q होता है वो होता है Ne। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वही बता रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, या प्लस ई की बात करूं या माइनस ई की बात करूं, ठीक है, कोई भी अगर मैंने चार्ज ले लिया, तो जो चार्ज की जो यूनिट होती है ना, मतलब उसको ई से हम डिफाइन कर रहे हैं, या चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, तो उसकी जो उसमें जो कूलम, उसमें तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा ही होगा ना। वो कितना चार्ज होगा, वो होगा ई की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। अब जो ई की यूनिट होगी, ई भी एक चार्ज का छोटा सा पार्ट है। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 10 टू द पावर -3। नहीं समझ में? जैसे हाँ हाँ ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 10 टू द पावर -3 किलोमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -6 किलोमीटर होते हैं। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? देख मैं क्या कह रहा हूं, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि कुछ छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल मिलके एक कूलम बना रहे हैं, एक कूलम बना दिया। अब ये जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल मिलके एक कूलम बना रहे हैं, तो एक कूलम तो चार्ज हुआ ना, तो ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसका भी तो कुछ चार्ज होगा, कुछ चार्ज होगा इसका। ठीक है, तो जो सबसे छोटे चार्ज की यूनिट होती है वो होती है ई, जिसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो हमने अभी बताया। समझ में आएगी ना चीज? कोई डाउट है? पक्का? ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मिलने के बाद 1 कूलम बनेगा, तो इसलिए फॉर्मूला है Q = Ne। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं ये बता सकता हूं
कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मिला के हम 1 कूलम बना सकते हैं? क्या बता सकते हो? कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मिलने के बाद 1 कूलम चार्ज बनेगा? एक चार्ज पार्टिकल में जो चार्ज है, जैसे मैं बोलूं कितने कितने मीटर मिलाने के बाद 1 किलोमीटर बनेगा? 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 800, 900 और 1000। 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर होने के बाद ये 1 किलोमीटर बन जाता है। वैसे ही एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने भी होंगे सबको मिला के ये जो बनेगा ये बनेगा 1 कूलम। तो कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे? वही तो है, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल? हाँ, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। ई की वैल्यू भी चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू है, चाहे वो प्लस ई हो या माइनस ई हो, वो चार्ज की वैल्यू है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चीज समझ में आई? नहीं, हम प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि चार्ज की यूनिट तो वो सेम होगी, भाई वेट अलग अलग होगा, चार्ज तो वही होगा ना। ये समझ में? ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल के दिखाओ। हाँ, तो बताओ ना कितना आएगा एन की वैल्यू? क्यू 1 कूलम है, कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा? नहीं, फिर 18 तो ठीक है, लेकिन कितना? क्यू की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं ना, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 पुट कर लेना, वैल्यू निकल के दो कितनी आएगी। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। ये क्या भाई, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ऐसे तो इसने बता दिया था। देखो, एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? क्यू अपॉन में ई आएगी। क्यू कितना है? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 10 इंटू में 10⁻19 अपॉन में 16। इस पॉइंट को हटाया, ऊपर जीरो लगा दिया, इसको ऊपर भेजा तो 10⁻19। इसको मैं और तरीके से लिखूँ तो 100 इंटू में 10⁻18 अपॉन में 16। कोई डाउट? एक जीरो यहाँ से कम कर दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, 16 1 16, 16 6 96, 4 0, 16 2 32, 16 5 80। कैंसिल करना आता है? नहीं आता। डिवाइड करना आता है? डिवाइड, डिवाइड किया मैंने, 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। ठीक है कि पक्का? तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.25 इंटू 10⁻80 नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड टू गेट द कूलम ऑफ गेट द चार्ज ऑफ 1 कूलम। समझ में आएगी नहीं चीज? हाँ, अगर 1 कूलम चाहिए तो 1 कूलम अटेन करने के लिए तुम्हें इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी। इससे रिलेटेड, ठीक है। अब तो तुम निकाल ही लोगे, इसमें तो क्या ही क्वेश्चन पूछूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 3.8 कूलम ऑफ चार्ज। थ्री पॉइंट एट
आंसर? कितना भाई, कितना आंसर आ रहा है ऋषभ? गलत है। क्या किया है? सही तो किया है, ऐसे तो करेंगे। ऐसे करेंगे। नीचे कैसे, ऊपर आएगा ना 18 तो। हम्म, हम्म, अच्छा 4 1 3 होता है। देखो भाई, मैं एक बात बता, ऐसे लिखा हुआ है ये 3.8 लिखा हुआ है ना, तो 3.8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ऐसे ऐसे ले सकते हैं 3.8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक ही नहीं है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होएगा। ठीक है, तो 16 1 16, 16 2 32, 60, 16 3 48, 16 7 112, 16 5 80, तो कितना आ जाएगा 2.375 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम नहीं आता है तो नंबर आए थे ना, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आएगी ना चीज़? तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्लास में हम मेजरिंग डिवाइसेस देखेंगे कि भाई को मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं। नहीं फॉर्मूले तो बहुत है भाई इसमें। हाँ बहुत है इसमें, फॉर्मूले की टेंशन मतलब फॉर्मूले बहुत मिलेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है अभी इसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई मेजरिंग डिवाइसेस देखेंगे कि करंट को मेजर कैसे कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं विदाउट। इसको कंप्लीट